हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विथ आवर न्यू सेगमेंट डीएनए डिलीवरी सिस्टम। कल के सेगमेंट में हमने पढ़ा था बेटा कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। टू बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक हमने पढ़ी थी, एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक एंड क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक। और हमने पढ़ा था कि क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक इज फेवरेबल, वहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर था हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और कल मैं बताना भूल गई थी आपको कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को इसीलिए हम रिपोर्टर एंजाइम कहते हैं, क्योंकि उसके बेस पे ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन से सेल रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन से सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि हमें जीन क्लोनिंग के लिए आगे किन सेल को ट्रांसफ़र करना है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को। तो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आरडीएनए को हमने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। अपने आप तो डीएनए इंट्रोड्यूस होगा नहीं, क्योंकि डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। और हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो कभी भी पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को वो एंट्री नहीं देगी। तो किस किस मीन से हम डीएनए की एंट्री कराने वाले हैं होस्ट सेल में, ताकि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, उसके बारे में आज के सेगमेंट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। डीएनए डिलीवरी सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ टूल यूज टू ट्रांसफर। ऑलरेडी हम 3 टूल्स डिस्कस कर चुके हैं बेटा, एंजाइम, एग्रोजेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड इज वेक्टर एंड फोर्थ इज डीएनए डिलीवरी सिस्टम। टूल यूज टू ट्रांसफर आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल कुछ भी हो सकते हैं बेटा, इट में बी बैक्टीरियल सेल, इट में बी प्लांट सेल, एनिमल सेल, मेमिलियन सेल, कोई भी एनिमल सेल में ही आ जाएंगे, मेमिलियन सेल एटसेट्रा। इनके अंदर हमें आरडीएनए को ट्रांसफ़र करना है। यदि हम आरडीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरियल सेल में, तो उस प्रोसेस को बोला था हमने ट्रांसफॉर्मेशन। और यदि हम आरडीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो हमने एक टर्म यूज़ किया था ट्रांसफेक्शन। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस सेगमेंट में, जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो जाके देख सकते हैं। तो टूल यूज टू ट्रांसफर आरडीएनए इनटू होस्ट सेल, उस प्रोसेस इस टूल के थ्रू ही हम आरडीएनए को क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफ़र करते हैं। तो 3 मैकेनिज्म या 3 टूल्स आपके एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है। सबसे पहला टूल है, या आप पहले बात आती कि हमें इन टूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं होस्ट सेल ने डायरेक्टली आरडीएनए को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि क्यों आरडीएनए को कोई भी होस्ट सेल डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप लिखें रीज़न बिहाइंड कॉम्पिटेंसी, या हम क्यों कॉम्पिटेंट होस्ट बनाते हैं। तो डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, moiety due to presence of नेगेटिव चार्ज। आपको पता है नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक moiety, hence not able to cross प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। अब जब ये क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो सेल इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि होस्ट सेल को आरडीएनए के अकॉर्डिंग चेंज करना, ताकि वो आरडीएनए को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नीड ऑफ कॉम्पिटेंसी क्यों है। नीड ऑफ कॉम्पिटेंसी, नीड ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नीड ऑफ कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी की नीड क्यों है, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैंस नॉट एबल टू क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि कॉम्पिटेंसी होती क्या है। तो कॉम्पिटेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ होस्ट सेल, टेंडेंसी ऑफ होस्ट सेल टू एक्सेप्ट आरडीएनए। तो हमें कई बार सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, मतलब बैक्टीरिया सेल है वो कभी भी आरडीएनए को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा,
इसीलिए हमें उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो डीएनए डिलीवरी सिस्टम में हम मेजर 2 टूल्स पढ़ेंगे हैं हम अपने मेजर मेथड डीएनए डिलीवरी सिस्टम पे बेटा, जिसके अंदर हम 2 मीन्स पढ़ेंगे। एक आता है डायरेक्ट मीन्स, एक आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली हम सेल के अंदर आरडीएनए की एंट्री करा रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स, जिसको हम केमिकल मेथड्स भी बोलते हैं, और हीट शॉक ट्रीटमेंट मेथड भी बोलते हैं। एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। और सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे बेटा इसमें डायरेक्ट मेथड, जिसमें कॉम्पिटेंसी की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली हमने आरडीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया। डायरेक्ट मेथड और फिजिकल मेथड, दिस वन इज मोर एडवांसर मेथड टू ट्रांसफर आरडीएनए टू होस्ट सेल। फिजिकल मेथड है ये, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम हीट शॉक ट्रीटमेंट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है बेटा, आप ध्यान से सुने। इसके अंदर बेटा एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर हमने ले लिए होस्ट सेल से होस्ट इकोलाई ले लिए, ये ले लिए हमने इकोलाई और होस्ट सेल। क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इसके ऊपर हमारा डिज़ायरेबल जीन की लोडिंग हो चुकी है, इसके ऊपर हमारे डिज़ायरेबल जीन की लोडिंग हो चुकी है। इसको अब हमें इनके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो आपको पहले ही बता दिया डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा, या डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। वो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको एंट्री नहीं देता। तो इस इकोलाई को मुझे कॉम्पिटेंट बनाना है, तो मैं कॉम्पिटेंट कैसे बनाऊंगी, तो ध्यान से सुने। इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला जाता है बेटा, व्हाट इज सेड टू बी केमिकल मेथड, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये जो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, इट रिलीज कैल्शियम आयन और डाइवेलेंट आयन, जो किससे जाके जुड़ जाएंगे बेटा, किससे जाके जुड़ जाएंगे ये डाइवेलेंट आयन, दे स्टार्ट स्टिकिंग टू आरडीएनए से जाके जुड़ जाएंगे। क्लियर। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज हो गया, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। और सेकेंड, कैल्शियम आयन एनसीईआरटी कहती है कि इट क्रिएट ट्रांसिएंट पोर साइज बढ़ाने में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने बीकर लिया, बीकर में हमने होस्ट सेल डाला और उसके साथ हमने क्या डाल दिया बेटा, आरडीएनए डाला। इस आरडीएनए क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एंट्री नहीं दे रही, तो हमें इस बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, तो प्रायर टू मेक आवर होस्ट सेल कॉम्पिटेंट, हम इसके अंदर एक सॉल्यूशन ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एंड दिस सॉल्यूशन स्टार्ट रिलीजिंग कैल्शियम आयन, डाइवेलेंट आयन रिलीज करता है। ये डाइवेलेंट आयन क्या करता है बेटा, दिस डाइवेलेंट आयन क्रिएट ट्रांसिएंट पोर in the membrane of host bacterium say E. coli। ट्रांसिएंट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, टेम्पररी पोर मतलब कुछ टाइम के लिए, क्योंकि परमानेंट पोर बन गए फिर तो सेल की डेथ ही हो जाएगी। शॉर्ट टाइम और टेम्पररी पोर कह सकते हैं आप। ऐसा पोर जो फ्यू सेकेंड्स के लिए डेवलप हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ आरडीएनए वो पोर बंद हो जाएगा, और ऐसे पोर को हम ट्रांसिएंट पोर कहते हैं। सेकेंड बेटा क्या करेंगे, दिस बैक्टीरिया इज सब्जेक्टेड टू हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या करेंगे आप ध्यान से समझें। इन दिस मेथड बैक्टीरियल सस्पेंशन, ये जो बैक्टीरिया है सस्पेंशन में है, बैक्टीरियल सस्पेंशन इज सब्जेक्टेड टू 40 to 45 degree Celsius high temperature, and then over ice in successive manner। क्या मतलब है बेटा कि पहले हमने इस बैक्टीरिया को टेम्परेचर दिया, फिर आइस पे सब्जेक्ट कर दिया, फिर टेम्परेचर दिया, फिर आइस पे दे दिया। ये क्या कर रहा है बेटा, जैसे टेम्परेचर देंगे पोर साइज बढ़ेगा, जैसे ही
आइस पे डालेंगे पोर साइज घटेगा। तो ये पोर साइज के डायमीटर को क्या करता है बेटा, घटा रहा है बढ़ा रहा है, घटा रहा है बढ़ा रहा है, घटा रहा है बढ़ा रहा है, क्योंकि यदि परमानेंट बढ़ा दिया फिर तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पे देते ही पोर साइज बढ़ रहा है, लो टेम्परेचर पे फिर से उसको नॉर्मल पे ले आए, फिर से हाई टेम्परेचर दिया। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि वो होस्ट सेल आपके आरडीएनए को एक्सेप्ट ना कर ले। क्लियर। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा इन्वेसिव भी है, कई बार हीट शॉक ट्रीटमेंट में होस्ट बैक्टीरियम की किलिंग हो जाती है। तो इन दिस मेथड बैक्टीरियल सस्पेंशन इज सब्जेक्टेड टू 40 to 45 डिग्री सेल्सियस एंड देन subjected over ice in successive manner till host E. coli accept RDNA। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि वो आरडीएनए को एक्सेप्ट ना कर ले। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें थोड़ा सा पोर साइज को बढ़ाया जाता है ताकि वो किसको एक्सेप्ट कर ले बेटा, आरडीएनए को। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कौन सा सॉल्यूशन ऐड करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट गिवन अलॉन्ग विद कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इसका मेरिट क्या नज़र आ रहा है, मेरिट नज़र आ रहा है it is easy to transform bacteria और easy to obtain ट्रांसफॉर्मेंट्स जिनके अंदर डीएनए की एंट्री हो चुकी है उनको हमने ट्रांसफॉर्मेंट कहा था। इट मे बी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और इट मे बी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। सेकेंड, चिपर होता है, कोई खास सा इसमें यूज़ नहीं हो रहा, कोई टूल यूज़ नहीं हो रहा, कोई मतलब महंगा सा कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा, तो चिपर मेथड होता है। लेकिन डीमेरिट क्या है बेटा, अभी भी लार्ज स्केल पे यूज्ड एट लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट इकोलाई। अभी भी बैक्टीरिया के केस में यदि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं बेटा, हीट शॉक ट्रीटमेंट ही यूज़ करते हैं। डीमेरिट आ रहा है, इट इज़ लिटिल बिट इन्वेसिव इन नेचर। इन्वेसिव इन नेचर का मतलब मीन्स इट मे रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ फ्यू बैक्टीरिया ड्यूरिंग हीट शॉक ट्रीटमेंट। जब हम उसको कॉम्पिटेंट बना रहे थे उस टाइम पे, जब हम सक्सेसिव उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दे रहे थे, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, आइस, फिर से हाई टेम्परेचर, उस समय पे उस टाइम पे कुछ बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, किलिंग हो जाती है। तो ये इसका डीमेरिट है। तो इसीलिए कौन से मेथड ढूंढे गए, डायरेक्ट मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र, ताकि उसमें किसी भी रिकॉम्बिनेंट की किलिंग ना हो। लेकिन क्योंकि ये मेथड फ्रीक्वेंट इजी टू कैरी आउट है या बहुत लार्ज स्केल पे ट्रांसफॉर्मेशन की नीड होती है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट। मतलब अभी भी मैं कह सकती हूँ बायोटेक में ये थर्स्ट एरिया है बेटा रिसर्च का कि नए नए टेक्निक्स को हम ढूंढें। नाउ स्टार्ट विथ डीएनए डिलीवरी सिस्टम। इनडायरेक्ट मेथड हीट शॉक ट्रीटमेंट होपफुली क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है बेटा, जिसका फिगर किसका ड्रॉ किया है, जीन गन का एक डायग्राम ड्रॉ किया है। क्या होता है इस चैम्बर में, ध्यान से समझें। डायरेक्ट मेथड में मैं आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ। सबसे पहला मीन कौन सा, जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड क्या करते हैं इस मेथड में, ध्यान से सुने। इस डायग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे, फिर राइट करेंगे कि होता क्या है ये मेथड। ध्यान से देखें कि यहाँ पे एक जीन गन आपको दिख रहा है बेटा, और यहाँ पे हमने ये प्रेशराइज गैस चैम्बर है और यहाँ पे हमने लोडिंग की है। किसकी लोडिंग की है, डेफिनेटली गन है तो बुलेट्स यूज़ करेंगे। तो बुलेट्स किसके यूज़ होते हैं यहाँ पे, नॉन रिएक्टिव मेटल जिसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है आरडीएनए की। ध्यान से समझें, हियर द बुलेट्स विच आर मेड अप ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, बहुत ही कॉस्टलियर बुलेट्स होते हैं। उसके ऊपर किसकी कोटिंग कर दी जाती है बेटा, आरडीएनए। जो यहाँ पे रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, दिस इज आरडीएनए या बुलेट्स मेड अप ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल।
नॉन रिएक्टिव मेटल, इट मे बी सिल्वर, इट मे बी गोल्ड और इट मे बी टंगस्टन, किसी भी नॉन रिएक्टिव मेटल का हो सकता है। नॉन रिएक्टिव मेटल कोटेड विद आरडीएनए, जिसके ऊपर हमने किसकी कोटिंग कर दी, आरडीएनए, वेक्टर विथ डिजायरेबल जीन, वेक्टर विद डिजायरेबल जीन। और उसको जब हम यहाँ पे पेट्री डिश दिख रही है बेटा, तो दिस इज पेट्री डिश कंटेनिंग प्लांट सेल और कैलस। कैलस हमने टिश्यू कल्चर में सुना होगा आपने, कैलस आर अनडिफरेंशिएटेड लंप ऑफ टिश्यू, लंप का मतलब गुच्छा होता है टिश्यू का, उसके ऊपर हमने आरडीएनए, उसके अंदर हमें आरडीएनए इंट्रोड्यूस करना है। तो या तो हीट शॉक ट्रीटमेंट दे, पॉसिबल नहीं है, प्लांट सेल की सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, तो जो हमने प्रीवियस मेथड पढ़ा वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक जीन गन लिया बेटा, उसके अंदर हमने बुलेट्स यूज़ किए नॉन रिएक्टिव मेटल के, जिसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी किसकी, आरडीएनए की। और जब हम प्रेशर के साथ इस पिस्टन को दबाते हैं, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, पिस्टन को दबाते हैं तो ये बुलेट्स अलोंग विथ आरडीएनए बॉम्बार्ड होता है, बहुत हाई स्पीड से बॉम्बार्ड किया जाता है किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर, टारगेट सेल के ऊपर, ताकि उसके अंदर आरडीएनए की क्या हो जाए, एंट्री हो जाए। तो इट इज़ अ फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी होस्ट सेल को बहुत ही फास्टली ट्रांसफॉर्म करना है और बहुत अच्छी एफिकेसी से ट्रांसफॉर्म करना है, तो दिस मेथड इज़ बेस्ट मेथड कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक डीमेरिट है कि इसमें बहुत ही कॉस्टली बुलेट्स यूज़ होते हैं। तो आप लिखें इसकी एक्सप्लेनेशन होगा क्या इस मेथड में, तो इन दिस मेथड आप लिखें, इन दिस मेथड gene gun is utilized to transfer RDNA into host cell। यहाँ पे होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्पिटेंसी, हमें हीट शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। क्या होती है एक्सप्लेनेशन, हेयर RDNA इज कोटेड विद, या आप कहें कि हेयर बुलेट्स सिल्वर के, गोल्ड के, टंगस्टन के, कोटेड विद आरडीएनए इज डायरेक्टली bombarded ओवर होस्ट सेल। यहाँ पे होस्ट सेल रिजिड लेंगे, लाइक प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल जिसमें सेल वॉल होती है, या फंगल सेल etc. Directly bombarded over host cell to transform them to obtain recombinants। अब आ जाते हैं इस मेथड के मेरिट और डीमेरिट क्या नज़र आ रहे हैं। तो मेरिट तो आपको डेफिनेटली एक नज़र आ रहा होगा कि एक तो हमें इसमें कॉम्पिटेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सीधा आरडीएनए को कहाँ पे छोड़ दिया, न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल या साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो मेरिट क्या है बेटा, इट एंश्योर 100% और 99.9% ट्रांसफॉर्मेशन इंश्योर करता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं किसके ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर, फंगल सेल के ऊपर। सेकंड, नो नीड टू क्रिएट कॉम्पिटेंसी, हमें होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो उसकी किलिंग भी नहीं होगी। डीमेरिट देख लें बेटा, इसकी क्या है, डीमेरिट है एक तो कॉस्टलियर डिवाइस है, ये बहुत ही कॉस्टलियर डिवाइस है, तो डेफिनेटली बैक्टीरिया के केस में हम अभी भी इसको यूज़ नहीं करते, कॉस्टलियर डिवाइस है। सेकेंड, कॉस्टलियर मेटल आर यूज्ड एज बुलेट्स, इसीलिए इसकी अभी भी इसमें इस तरह की मतलब रिसर्च चल रही है कि और बेटर हम कुछ बुलेट्स ढूंढें या कुछ ऐसे डिवाइस ढूंढें या सस्ते मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढें। नाउ कम ओवर लास्ट इज माइक्रो इंजेक्शन।
माइक्रो इंजेक्शन इज ऑल्सो अ डायरेक्ट मीन टू ट्रांसफर RDNA इनटू होस्ट सेल। नाम से क्लियर हो रहा है बेटा माइक्रो इंजेक्शन कि हम डायरेक्टली क्यों ना इंजेक्ट कर दें RDNA को न्यूक्लियस में, लेकिन इसमें क्योंकि बहुत छोटे फाइन माइक्रोपिपेट्स यूज होते हैं तो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन दोज होस्ट सेल जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो माइक्रो इंजेक्शन अगेन इट इज अ डायरेक्ट मीन टू ट्रांसफर RDNA इनटू होस्ट सेल। देखें क्या होगा इसमें, देखें क्या होगा। इन दिस मेथड फर्स्ट सेल और होस्ट सेल से मैमेलियन सेल, ह्यूमन सेल या एम्ब्रियोनिक सेल, कोई भी सेल ले लें, उसको हमें होल्ड करना है, देखना है, क्योंकि हमें ये जो भी RDNA उसकी डायरेक्ट एंट्री हम कहाँ करा रहे हैं, न्यूक्लियस में। तो पहले आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो इन दिस मेथड फर्स्ट होस्ट सेल पुट अंडर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। हमें दिखना चाहिए बेटा, हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखने चाहिए, न्यूक्लियस दिखना चाहिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट एंट्री करानी है। फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल से न्यूक्लियस, हमें न्यूक्लियस दिखना चाहिए। हमने सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर पुट किया, ऐसे माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्नीफाइंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मेनी टाइम्स वो एनलार्ज करके सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। सेकेंड, RDNA इज फिल्ड इनटू माइक्रोपिपेट्स। किस में फिल कर लिया हमने? माइक्रोपिपेट्स में। एंड देन RDNA is directly introduced into the nucleus of होस्ट सेल। होस्ट सेल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो सेल जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है। मतलब दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन दोज होस्ट सेल कंटेनिंग सेल वॉल। तो डेफिनेटली इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनिमल सेल। डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं बेटा, एक एक सेल को होल्ड किया जाएगा माइक्रोस्कोप में, डायरेक्टली RDNA डाला जाएगा, फिर से RDNA डाला जाएगा। तो इट 100% इंश्योर करता है कि हमें ट्रांसफॉर्म सेल मिलेंगे ही मिलेंगे, हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आपको क्या डीमेरिट नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मतलब ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए, बहुत हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप चाहिए विजुअलाइजेशन के लिए। तो आप लिखें कि इसकी मेरिट क्या है। 100% efficacy rate to ensure transformation. Again, there is no need to create competency, no need to make cell competent. सेल को कॉम्पिटेंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डाल देते हैं। डीमेरिट क्या नज़र आ रही है बेटा इसकी? ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए, इसको कोई भी नॉर्मल पर्सन कैरी आउट नहीं कर सकता। ट्रेंड प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड। हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप नीडेड, माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड, चाहिए हमें। और बस ये इसका आप देख रहे हैं। एंड नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफर RDNA इनटू दो सेल हैविंग सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसमें हम ये ट्रांसफ़र इस मीन के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि इसमें डायरेक्टली होस्ट सेल में डाल रहे हैं और इसको यूज़ करते हैं बेटा एज अ
जीन थेरेपी में हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम जीन थेरेपी में करेक्टिव जीन को हमें न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस करना है तो हम कौन सा डीएनए डिलीवरी सिस्टम यूज़ करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडेज सेगमेंट। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी गो थ्रू पीसीआर।